and very warm welcome to this special show of Weekly Wrap for this week news segment where we discuss a little more about the happenings of the week and give an analysis from our end. I am Parvati Nirban. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। Definitely. We'll begin with the first story. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said that RBI has expressed concerns over cryptocurrencies, saying that they should be prohibited as they can have a destabilizing effect on the monetary and fiscal stability. So what is happening is the government is not really taking a stand. It is saying that any legislation on the regulation or the banning of the cryptocurrencies can happen only once they take a outlook from the international bodies. So RBI is very firm that they want to ban, but Indian government will take some stand, I suppose. ओके तो भारत द्वारा जो मतलब इन्वेस्टर्स जो है, भारत के इन्वेस्टर्स, उनको कुछ राहत तो मिली है कि भारत द्वारा देश में जो क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने की जो बात कही जा रही थी उसकी संभावना अभी तक नहीं है। अच्छा, तो बढ़ते अगली खबर की ओर। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने 20 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने होलसेल और रिटेल सेगमेंट्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के फेज इंप्लीमेंटेशंस के लिए काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2022-2023 में सीबीडीसी की शुरुआत की घोषणा की थी। चौधरी ने स्पष्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि आरबीआई नियमित रूप से यूजर्स और ट्रेडर्स को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े पोटेंशियल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क के बारे में आगाह कर रहा है। तो पार्वती, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी जो है उन्होंने कहा कि भारत की जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2023 की जो शुरुआत में शुरू होने की जो संभावना है, जो वर्तमान में उपलब्ध प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में से किसी को भी प्रतिबंधित करने जैसे मिरर करने वाली है, तो और सीबीडीसी को एक सॉवरेन बैक डिजिटल करेंसी के रूप में भी माना जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। Bitcoin and other cryptocurrencies were set to post their best week in over a month, overcoming disturbing news of big corporate holders offloading large parts of their holdings. So what is happening this week? Bitcoin has actually shown 12% of gain and Ethereum has shown 30% of gain. That is because the merge has actually seen a lot of optimism, and the merge is basically happening, the transition is happening from POW to POS, proof of work to proof of stake. So which is why Ethereum का जो response है वो काफ़ी अच्छा रहा, और जितना मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद ये पहला हफ्ता था कि थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। बिटकॉइन $20,000 से $24,000 तक पहुंचा, लेकिन 24,000 पे होल्ड नहीं कर पाया। ज़्यादातर उसका रीज़न ये था कि टेस्ला ने अपने 75% जो होल्डिंग्स है, $1.5 बिलियन ऑफ होल्डिंग्स थे, उनको सेल ऑफ कर दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ बिटकॉइन वाज। तो उसका प्रभाव एक्चुअली पूरे मार्केट पे पड़ा। डेफिनेटली। चलो बढ़ते अगली खबर की ओर। सीईओ एलन मस्क ने कंपनी की अर्निंग कॉल में कहा कि इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला ने सेकंड क्वार्टर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का लगभग 75% हिस्सा बेच दिया ताकि चीन में कोविड लॉकडाउन के आसपास अनसर्टेनिटी को देखते हुए अपनी कैश पोजीशन को बढ़ाया जा सके। टेस्ला ने क्वार्टर में $936 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन, या कह सकते हैं अपनी 75% होल्डिंग्स को बेच दिया था। अपने बिटकॉइन को लगभग $29,000 प्रति बिटकॉइन की औसत कीमत पर बेचा। इस क्वार्टर में पहले बेचकर सब्सटेंशियल इंपरमेंट चार्ज को अवॉइड किया गया क्योंकि बिटकॉइन ने सेकंड क्वार्टर में लगभग $18,700 की कीमत पर समाप्त किया। तो पार्वती, अभी बात फिर से, इसके पहले भी आपने कहा बात वही है। तो भले ही मस्क ने अपने बिटकॉइन का 75% हिस्सा बेच दिया हो, पर उन्होंने ये भी कहा है कि टेस्ला जो है भविष्य में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को फिर से बढ़ाने के लिए तैयार है। पर इस कदम से ऑफ कोर्स बिटकॉइन के जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उन पर अभी क्या प्रभाव पड़ेगा ये अब देखना होगा। हाँ, डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा डिस्टेबलाइज इन्होंने भी किया है, कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी डाला है, बट ठीक है, इस तरह की चीज़ें तो होती रहती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। Cryptocurrencies lender Vault has filed for protection from its Singaporean creditors days after suspending withdrawals from its platform. The company apparently filed the paperwork on July 8th. In a blog post, the troubled crypto lender said the move was
to give DeFi payments, its Singapore entity and the vault management the breathing space it requires to prepare for the intended restructuring for the benefit of all stakeholders. सो जो इसके को फाउंडर हैं मिस्टर दर्शन भतीजा जो CEO भी हैं, तो उनकी ऑलरेडी एक्चुअली बात चल रही है, जो ये सारा मैटर चल रहा है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही है, तो वो नेक्सो से ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं परचेज के लिए इस जुलाई क्वार्टर के एंड तक, किस तरह से जुलाई टर्म शीट में उनका क्या निकल के आएगा. सो देयर टॉक्स आर ऑन, थिंग्स आर मतलब दे आर लुकिंग होपफुल, बट ऑनेस्टली 90% ऑफ देयर डेट इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम retail investor, from people like you and us. So it is actually very hurtful, but let's see if it sees some positive light. Yeah. नहीं, पर अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रिप्टो लेंडर ने ये कदम सभी स्टेक होल्डर्स जो है उनके बेनिफिट के लिए उठाया है कि जिससे वो स्टेक होल्डर्स को रिस्ट्रक्चरिंग कर सके. Definitely. Yes, yes. तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर डिजिटल ने मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक द्वारा आयोजित $350 मिलियन से अधिक के लिए कस्टमर विड्रॉल्स को ऑनर करने के लिए एक फेडरल बैंक्रप्सी कोर्ट से अनुमति मांगी है. वॉयजर ने 6 जुलाई के एक बयान में कहा कि उसके पास प्लेटफॉर्म पर लगभग $1.3 बिलियन की क्रिप्टो एसेट है और मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक में कस्टमर के बेनिफिट या FBO अकाउंट में $350 मिलियन से अधिक है. कंपनी ने यह भी कहा कि 3 एरो कैपिटल के खिलाफ $650 मिलियन से अधिक के क्लेम्स है. पर तो पार्वती अभी क्लेम्स की जो आई है, तो अपनी कोर्ट फाइलिंग में वॉयजर अदर फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है, जो एक्शंस को करने के लिए ऑथोराइजेशन की जो मांग अभी कर रहा है, तो इनमें नेगेटिव बैलेंसेस के साथ कस्टमर अकाउंट से क्रिप्टो को लिक्विडेट करना है, थर्ड पार्टी एक्सचेंज को आयोजित करना है, उसके बाद स्वीप कैश को आयोजित करना है, उसके बाद कस्टमर अकाउंट्स का ऑर्डिनरी कोर्स जो है वो रिकंसिलिएशन करना है, क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग को जारी रखना है और ग्रांटिंग रिलेटेड रिलीफ भी ये इसमें शामिल है. ठीक है. तो सेम 3AC की न्यूज़ ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी. 3 Arrows Capital owes a whopping $3.5 billion to 27 companies, including Blockchain.com, Voyager Digital, lender Genesis Global Trading. Of that $3.5 billion total, Genesis, a company under Digital Currency Group, lent 3AC the most. It passed the now insolvent firm $2.36 billion in a loan that was under collateralized and had a major margin requirement of 80% according to the court documents. So what is happening? Actually, 3AC has failed to pay all the loans, which is very sad. Actually, they missed multiple marginal calls with the lenders, and this has come as according to the filings, the reports have come, and actually it's a serious matter of concern is what I wanted to put a point across. Correct. तो पार्वती अगर देखा जाए तो 3 एरोज कैपिटल जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि आपने भी अभी न्यूज़ में पढ़ा $3.5 बिलियन उसमें से मोर देन 20 कंपनीज को उसको देना है. तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3AC दिवालिया हो चुका है, राइट? कि और कोर्ट की फाइलिंग्स में भी है, बैंक्रप्सी फाइल किया है, डेफिनेटली. हाँ जी. तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर. 17 जुलाई को हैकर्स ने पॉपुलर NFT रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म प्रीमिंट में घुसपैठ की और 320 चोरी किए गए NFT और $400,000 से अधिक के प्रॉफिट के साथ इस साल की सबसे बड़ी ऐसी हैकिंग को अंजाम दिया है. चोरी किए गए NFT में पॉपुलर कलेक्शन बोर्ड ऐप यॉट क्लब, अदर साइड मूनबर्ड्स ऑडिटीज और गॉबली डाउन भी शामिल थे. इन NFTs की सुरक्षित करने के बाद हैकर्स ने तुरंत उन्हें ओपनसी जैसे मार्केट प्लेस पर फ्लिप करना शुरू कर दिया. बता दें कि चोरी किए गए बोर्ड ऐप की कीमत 89 ETH मतलब लगभग $132,000 है. प्रीमिंट के CEO ब्रैंडन मुलिगन ने संकेत दिया कि प्रीमिंट अब ठगे गए कस्टमर्स को लगभग 340 ETH यानी $525,000 से थोड़ा अधिक का रियम्बर्स करेगा. तो पार्वती बहुत बड़ी बात है कि जो हैक हो चुका है, और आपको बता दूं कि हैकर्स ने फिर ये जो फंड है उसको टॉर्नेडो कैश में उसको ट्रांसफर किया. टॉर्नेडो का उसको भेजा, वो जो एक ऐसी सर्विस है जो कई यूजर्स के क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट को एक साथ जोड़ती है और उन्हें मिक्स कर देती है. आमतौर पर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस द्वारा छोड़े गए जो डिजिटल ट्रेल जो होते हैं वो प्रभावी ढंग से मिटा देते हैं. पर ये बहुत बड़ी बात है, वो
जो भी ये ठगे हुए कस्टमर्स है उनको रियम्बर्स कर रहे हैं। या टोर्नाडो कैश पे एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये आया था इसीलिए ताकि थोड़े से जो प्राइवेसी इश्यूज थे, क्योंकि हर कोई जो फंड्स मूव कर रहा है तो उन्हें लगता था कि नहीं पता चले कि मेरे पास इस एड्रेस के पास कितने फर्म है यार, कितने अमाउंट है उनके पास, मतलब अगर $1 बिलियन है, $2 बिलियन है, दे डोंट वांट टू नो एंड दे वेंट टू दिस टोर्नाडो कैश और उसको एक्चुअली मिसयूज करे। ये एक लूप होल एक्चुअली फाइंड आउट कर लिया हैकर्स ने और वहाँ पे जाके वो सारे एड्रेसेस जो हैं जंप कर देते हैं और उस कारण से ये होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि ये फंड एक्चुअली कहाँ गायब हो गया। तो which is I think now they are working on the technology, how this will now shape up in the coming time we will see, right? Let's move to the next news. Fitness finance FitFi platform Step app announced a partnership with 8-time Olympic gold medalist and 11-time world champion Usain Bolt as it officially launched its private beta for gamified fitness metaverse. Oh, that is very very interesting. Actually, इन लोगों ने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट लाया है अपनी इकोनॉमी में विच इज़ कॉल्ड M2E यानी मूव टू अर्न। दैट मीन्स कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एज मच एज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप जितनी करेंगे उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सबसे पहले मेरे जैसे लोग तो साइन अप कर लेंगे ताकि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी वहाँ पे हो रही है उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते जा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। और ये जो FitFi है ये Web3 का नया जो है बेबी है एक्चुअली। सो Web3 इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर और इस तरह से चीज़ें आते जा रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो होंगे क्रिप्टो करेंसीज में ऑफ कोर्स। और बोल्ट के इन्वॉल्वमेंट से ये हो गया है कि 20 मिलियन यूजर्स जो हैं वो ऑलरेडी साइन अप हो चुके हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ सक्सेस प्रोग्राम ऑलरेडी। तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, फिटनेस फाइनेंस का तो ये जो कदम है वो काबिल तारीफ कहा जा सकता है। जो पार्टिसिपेंट को फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद उसको क्रिप्टो करेंसीज के रूप में उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं जी। इस कदम की वजह से लोगों में और ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज प्रमोट होने में जरूर मदद मिलेगी। डेफिनेटली पॉपुलैरिटी इट विल, या डेफिनेटली आई एग्री। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की लीडिंग पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यानी MSIL मेटावर्स के वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करने वाली लेटेस्ट कंपनी के रूप में सामने आई है, जिसे नेक्सावर्स भी कहा जा रहा है। मारुति की मेटावर्स पहल SUV सेगमेंट में अपनी नई पेशकश ग्रैंड विटारा के साथ शुरू की गई है। तो पार्वती, बहुत बड़ी बात है मेटावर्स में और वो भी हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आगे जा रहे हैं। तो मारुति सुजुकी ने जो टेक्नोलॉजी की ओर अपना जो कदम बढ़ाया है, आखिरकार उसने मेटावर्स में जो एंट्री कर ली है, जिसे कंपनी अपने प्रीमियम रिटेलिंग ब्रांड नेक्सा के तहत एक वर्चुअल शोरूम की उसके साथ पेशकश भी कर रही है, जहां कस्टमर्स ग्रैंड विटारा के अपने नए मॉडल का वर्चुअल टूर जो है वो ले सकेंगे और ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकेंगे। और आई होप इस कदम से बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर है वो भविष्य में अपना कदम मेटावर्स की ओर जरूर बढ़ाए। हाँ, अभी वैसे भी उनकी जो SUV विटारा पहले ही पॉपुलर थी, मेरे को लगता है उन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है और मेटावर्स में एंट्री भी कर ली है। इसके साथ जो और पॉपुलैरिटी है अमंग कॉमन पीपल हु वांट टू गो विद देयर फैमिली एंड यू नो हैव एन एक्सपीरियंस, तो ये आई थिंक इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज के वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर and I am Parvati Nirban signing off for now. And before that, don't forget to like, share, comment and subscribe Crypto TV on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Till then, bye bye and take care.